गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आज वेडनेसडे है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वेडनेसडे और सैटरडे वाले दिन हम लोग अपना रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो कल से वापस से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, CSC-SPV signed a memorandum of understanding with which ministry to convert 10,000 FPOs into the CSCs. तो एक memorandum of understanding sign हुआ है between the CSC-SPV and Ministry of Agriculture। किस लिए? 10,000 FPOs को convert करने के लिए into the CSCs। CSC क्या है? Common Service Center, ठीक है। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? रूरल डेवलपमेंट को इन्हांस करना और डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ाना बाय इनेबलिंग द एफपीओज कि वो ऑफर कर सकें वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। किस पोर्टल के तहत? डिजिटल सेवा पोर्टल, ठीक है। तो ये मूव एक्चुअली पार्ट है एक स्कीम का जिसको कि 2020 में लॉन्च किया गया था और ये प्रोवाइड करेगी ट्रेनिंग, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इसके थ्रू बढ़ जाएगा और ये सपोर्ट करेगी सस्टेनेबल इनकम्स को फॉर द फार्मर्स, ठीक है। तो CSC-SPV ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ये MOU साइन किया है जिसके बाद ये 10,000 FPOs को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द कॉमन सर्विस सेंटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे 2024। वर्ल्ड ओशंस डे के लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले वर्ल्ड ओशंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 ऑफ जून को। पर्पस क्या है यहाँ पे? अवेयरनेस क्रिएट करना कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ओशंस और किस तरह से आप उनको कंजर्व कर सकते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी बी ऑप्शन, अवेकन न्यू डेप्थ, ठीक है। तो ये थीम फोकस करती है बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर कि किस तरह से उनका क्या इम्पैक्ट है मरीन एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट को। तो इवेंट्स और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, जहां पे यूनाइटेड नेशंस होस्ट करता है इसका मेन सेलिब्रेशन एट इट्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ? यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में, फाइन। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड ओशंस डे हम मनाते हैं 8 जून को, थीम इस साल के लिए है अवेकन न्यू डेप्थ। Recently, who won the gold medal in the men's 10 meters air pistol event at the ISSF World Cup 2024 in Munich, Germany? सबसे पहले जो ISSF का वर्ल्ड कप 2024 था, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? ये म्यूनिक जर्मनी में कंडक्ट हुआ है। गोल्ड मेडल किसने जीता है इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट? आपको ये बताना है। इनका नाम है सरबजोत सिंह, ठीक है। इन्होंने जीता है इंडिया का पहला मेडल एट दिस चैंपियनशिप इन म्यूनिक जर्मनी, जो कि हुई थी 31 ऑफ मई से लेके 8 ऑफ जून तक, ठीक है। इन्होंने ओवरऑल स्कोर किए 242.7 पॉइंट्स गोल्ड को जीतने के लिए। वहीं पे अगर हम सिल्वर और ब्रोंज की बात करें तो सिल्वर के लिए विनर कौन थे? ये हैं चाइना के एक स्पोर्ट्स पर्सन जिनका नाम है शुआई हैंग बू, इनको जो है सिल्वर मिला था। और ब्रोंज के लिए जर्मनी से एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने ये जीता था, इनका नाम है रॉबिन वॉल्टर, ठीक है। इसके अलावा सिफ्थ कौर सामरा ने ब्रोंज सिक्योर किया है वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट में। याद रखिएगा इंडिया इसी के साथ थर्ड रहा इन द मेडल टैली विथ 2 मेडल्स, फाइन। तो यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है? जर्मनी में। और गोल्ड मेडल्स में किसने जीता है मेंस 10 मीटर्स एयर पिस्टल इवेंट में? तो योर आंसर है सरबजोत सिंह। अच्छा, यहाँ पे एक और पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, AJT जॉन सिंह। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं? क्या ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं? क्या ये एक एंटरटेनर हैं, पेंटर हैं, पोइट हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्या हैं? तो ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है। और ये तमिलनाडु को बिलोंग करते थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 78 ईयर्स। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ये बाय द जिम कॉर्बेट टेल्स और इन्होंने ज्वाइन किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बाद में जाके, और की रोल रहा है इनका टाइगर के कंजर्वेशन में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो इनके रिसर्च में इन्होंने फोकस किया है डिफरेंट स्पेशीज के ऊपर और इन्होंने लगभग 70 साइंटिफिक पेपर्स ऑथर किए हैं और 80 पॉपुलर आर्टिकल्स हैं इनके इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि AJT जॉन सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये क्या है या कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड हैं? तो ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, ठीक है। मोंगला पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मोंगला पोर्ट कहाँ पे लाई करता है? आपको ये बताना है। मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश कंट्री में। और यहाँ पे ये किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि इंडिया का पर्पस है कि वो मोंगला पोर्ट को ऑपरेट करे बांग्लादेश में
और इसके लिए हम बिल्ड कर रहे हैं एक नया टर्मिनल चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, मोंगला याद रखिएगा सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है बांग्लादेश कंट्री का, और ये लोकेटेड है 62 किलोमीटर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। ओके, ये प्रोटेक्टेड है बाय द सुंदरबन फॉरेस्ट। इंडिया का इंटरेस्ट मोंगला में क्यों है? ताकि हमारा एक्सेस इंप्रूव हो सके और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सके टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने अपना इंटरेस्ट जताया है यहाँ पे फॉलोइंग द 2015 MOU फॉर ट्रांजिट। ओके, तो यहाँ पे मोंगला पोर्ट की लोकेशन आपको याद रखनी है, ये लाई करता है बांग्लादेश में। नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। एक्चुअली यूरोपियन कमीशन ने हाल ही में तंजानिया कंट्री को एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम इट्स 18 मिलियन यूरो कंजर्वेशन ग्रांट अंडर दिस नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव। ठीक है, तो नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव एक प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, जहां पे ये फोकस करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर इन अफ्रीका जॉब्स को क्रिएट करके। ठीक है, इससे सिक्योरिटी बढ़ती है और जाहिर सी बात है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोट होता है। इसमें जो है की लैंडस्केप्स को टारगेट किया जाता है विद शॉर्ट टर्म एक्शंस, और इसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस किया जाता है थ्रू मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन जो कि एक्सिक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, इसमें 27 कमिश्नर्स होते हैं और इसको लीड करते हैं एक प्रेसिडेंट जिसको कि इलेक्ट करता है यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो यूरोपियन यूनियन से। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यूरोपियन कमीशन ने तंजानिया कंट्री को एक्सक्लूड किया है अपने 18 मिलियन के यूरो कंजर्वेशन ग्रांट से अंडर दिस इनिशिएटिव। फाइन, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्रीनिंग एजुकेशन इन क्लासरूम? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं क्लासरूम्स में ग्रीनिंग एजुकेशन को लाने के लिए? तो ये बॉडी है यूनेस्को। यूनेस्को ने लॉन्च किए हैं अपने कुछ नए टूल्स अंडर द ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, द ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस एंड ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो GCG ऑफर करेगा एक प्रैक्टिस मैनुअल जहां पे एनवायरमेंटल टॉपिक्स को मेन स्ट्रीम किया जाएगा इन द करिकुला, जहां पे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स डिटेल में दी जाएंगी। वहीं पे जो GSQs हैं ये बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करेंगे फॉर क्रिएटिंग द ग्रीन स्कूल्स, जहां पे एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच जो है लाई जाएगी। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में 80 मेंबर स्टेट्स होंगे और पर्पस यहाँ पे क्या है? लर्नर्स को इक्विप करना विद द स्किल्स जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पे ग्रीनिंग एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं इन द क्लासरूम्स। एक रिपोर्ट है जो कुछ दिनों पहले ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने लॉन्च की थी, इसकी वजह से न्यूज में आ गया था। रिपोर्ट का नाम क्या था? बिल्डिंग बेटर इंडियाज पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है पूरी रिपोर्ट थी। इसमें इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया कि इंडिया किस तरह से अपने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर सकता है और की कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर्स हैं जिसको कि लीड करता है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 जो है वो नोटिफाइंग स्टैंडर्ड्स को सिंप्लीफाई करता है, लीडिंग टू 140 QCOs फॉर द 550 प्लस प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो डिस्पाइट की रैपिड QCO इशू हो रहे हैं उसके बावजूद इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं फर्म्स, इंपोर्टर्स और एजेंसीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो बिल्डिंग बेटर इंडियाज पाथ टू सुपीरियर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की रिपोर्ट है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? योर आंसर शुड बी GTRI, दैट इज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दी सुखदुब आइलैंड रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पनामा। पनामा में ये आइलैंड लाई करता है और पनामा का फिलहाल प्लान क्या है कि वो इस आइलैंड की एंटायर कम्युनिटी को रिलोकेट करे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ठीक है, और क्या क्या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट होते हैं? जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, फ्रेश वाटर पूरी तरीके से कंटामिनेट हो जाता है और कोस्टल इरोजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडिजिनस गूना पीपल हैं ये बहुत ज्यादा जनरेशनल डिसरप्शन फेस कर रहे हैं और ये मूव करेंगे टू द कार्ती सुगटुपू ऑन द मेनलैंड। ठीक है, तो लगभग 63 कोस्टल कम्युनिटीज हैं पनामा में जो कि इसी तरह के चैलेंजेस फिलहाल फेस कर रहे हैं। तो ये आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? आंसर है पनामा। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि यहाँ के लोगों को रिलोकेट किया जाएगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। फाइन, देखिए इसके अलावा राइस की 3 वेराइटी है जो आजकल न्यूज में है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट है यहाँ पे MTU 1271, BPT
2.46 और थर्ड है NLR 238। ठीक है, तो आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने ये नई राइस की वैरायटीज को रिलीज किया है खरीफ सीजन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में। यहाँ पे जो ये वैरायटीज हैं ये अल्टरनेटिव साबित होंगी BPT 5204 के लिए। ठीक है, MTU की बात करेंगे तो ये एक हाई यील्डिंग नॉन लॉगिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है राइस की, जो कि यील्ड करेगा लगभग 2.8 to 3 टन्स पर एकड़ विथ 140 डेज क्रॉप ड्यूरेशन। ठीक है, यहीं पे BPT की बात करेंगे तो ये यील्ड करेगा 2.4 टन्स पर एकड़ इन 130 to 135 डेज। और NLR की बात करेंगे तो इसके अंदर 22.5% हायर जिंक कॉम्पोजिशन है और ये वाइबल है सभी सीजन्स के लिए। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये सारी जो वैरायटीज दी हुई हैं ये किस क्रॉप की वैरायटी हैं। आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे सकते हैं जैसे कि राइस, कॉटन, शुगरकेन, मस्टर्ड, पीनट एटसेट्रा, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होगा राइस। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली issued an advisory regarding the unauthorized use of liquid nitrogen in food? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ एडवाइजरी हाल ही में जारी की है रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड? तो ये है बी ऑप्शन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ एडवाइजरी हाल ही में इशू कर दी है रिगार्डिंग कि लिक्विड नाइट्रोजन का अनऑथराइज्ड यूज रोका जा सके इन फूड। और लिक्विड नाइट्रोजन क्या है? बेसिकली ये कलरलेस और अडरलेस गैस होती है जिसको कि आप यूज करते हैं फ्रीजिंग में, प्रोपेलिंग, पैकेजिंग और फोमिंग में। ठीक है, तो ये कंसीडर किया जाता है एज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एडिटिव अंडर द रेगुलेशंस और ये फिलहाल सिर्फ परमिटेड है डेयरी बेस्ड आइसक्रीम डेजर्ट्स में और किस लिए? कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग के लिए और कूलिंग के लिए एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन ऑफ 2011। ठीक है, तो ये एडवाइजरी जारी करी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, which country recently unveiled a monumental 700 meters pedestrian bridge named as Bridge of National Unity? Bridge of National Unity को हाल ही में कहाँ पे अनवील किया गया? ये कंट्री है हंगरी, दैट इज सी ऑप्शन। हंगरी ने अनवील किया है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी को, जो कि एक 700 मीटर का पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि बुडापेस्ट के दानुबे रिवर पे है। ठीक है, इसके थ्रू यूनिटी को सिंबलाइज किया गया है और ये एक माइलस्टोन साबित होगा हंगरी के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में और इसके थ्रू शोकेस की जा रही है इंजीनियरिंग प्रोग्रेस को और जाहिर सी बात है इससे लीजर स्पेस प्रोवाइड होगा। तो ये जो ब्रिज है ये कनेक्टिविटी को एनहांस करेगा और ये सर्व करेगा एज अ वाइब्रेंट पब्लिक एरिया। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कौन से कंट्री में लाई करती है या कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? योर आंसर शुड बी हंगरी। Which state government has recently removed the age limit cap on the मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने एज लिमिट को बढ़ा दिया है इस योजना के अंतर्गत? आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा गवर्नमेंट। इन्होंने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं टू दिस योजना जहां पे इन्होंने एज रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया है या हटा दिया है फॉर द रेसिपिएंट। इस स्कीम के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती थी फार्मर्स और लेबरर्स को इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, जहां पे वो अगर एग्रीकल्चरल मशीनरी करते हुए ऐसा उनके साथ होता है तो। ठीक है, तो पहले इसकी एज लिमिट क्या थी? 10 to 65 ईयर्स, लेकिन जो रिसेंट मॉडिफिकेशन है उसमें अब 10 साल से कम बच्चों को और 65 प्लस वाले लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो इससे जो इस इनिशिएटिव की रीच है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है? हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज हेल्ड? ये जो मीटिंग है, ये डायलॉग है, कहाँ पे हुआ है? तो थर्ड ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज कंडक्ट हुआ है ड्यूरिंग द 60th सेशन ऑफ द सब्सिडरीज बॉडीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इन बॉन इन जर्मनी। ठीक है, तो जो सैंटियागो नेटवर्क है फॉर लॉस एंड डैमेज, जिसको कि फाउंड किया गया था 2019 में, ये हेल्प करता है डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड लॉस और डैमेज को मिटिगेट करने में और ये मोबिलाइज करता है टेक्निकल सपोर्ट को फ्रॉम द डाइवर्स एंटिटीज कि वो बॉल्स्टर करें वल्नरेबल कंट्रीज की कैपेसिटी को इन मैनेजिंग द क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉन, जर्मनी। लेकिन इसके अलावा हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट प्लान at the 2000 megawatt Subansiri lower hydroelectric project in the state of Assam। ठीक है, तो ये एक ग्रेविटी डैम है ऑन द सुबनसिरी रिवर और ये इंडिया की लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है, होगी अपॉन कंप्लीशन। इसको डेवलप किया है NHPC ने
और ये रिवर जानी जाती है अपने गोल्ड डस्ट के लिए और ये फैली हुई है असम, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में, ठीक है, जहां पे ये ऑफर करती है सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर पोटेंशियल। आपसे पूछा जा सकता है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। Ministry of Health along with which organization recently launched the National Health Claim Exchange which is a digital platform। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेल्थ मिनिस्ट्री और IRDAI ने मिलकर लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज को यूनाइट किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को और गवर्नमेंट इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ठीक है। पर्पस यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी को एनहांस करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और एक्यूरेसी को एग्जैक्ट तरीके से लाना इन द क्लेम्स प्रोसेसिंग बाय फैसिलिटेटिंग द डेटा एक्सचेंज अमंग द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के गोल को। क्या गोल है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को सिंप्लीफाई करना और एक यूनिफाइड डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिससे कि बेनिफिट पहुंचाए पॉलिसी होल्डर्स को और पेशेंट्स को, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलके IRDAI के साथ लॉन्च किया है एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, recently where was the first command and control compatibility board meeting for 2024 between India and US held। ये पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग कहाँ पे हुई है इंडिया और यूएस के बीच में, आपको ये बताना है। तो ये फर्स्ट 2024 कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो ये फर्स्ट 2024 की कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड मीटिंग थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस जो कि कंडक्ट हुई है नई दिल्ली में। और यहाँ पे यूएस डेलीगेशन था 29 मेंबर्स का और इंडिया का डेलीगेशन कितने मेंबर्स का था, 38 मेंबर्स का, जहां पे इन्होंने डिस्कस किया है इंटरऑपरेबिलिटी को और ऑपरेशनल कम्युनिकेशन नीड्स को, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ है अंडर द 2018 एग्रीमेंट और ये इनकी 7th मीटिंग थी, फाइन। इससे जो है स्ट्रेंथन हुआ है इंडिया और यूएस के मिलिट्री रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे इसके लिए वेन्यू जरूर याद रखिएगा, आंसर है ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। Recently, who has been named as the EY World Entrepreneur of the Year 2024? ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। आंसर है वेलायन सुबिया, ये इंडिया से हैं और इन्होंने जीत लिया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 को, कहाँ पे, मोनाको में, ठीक है। इसी के साथ ये 4th इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया है। याद रखिएगा ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के, इसके अलावा ये चेयरमैन है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के, ठीक है। तो इनको चूज किया गया अमंग द 51 विनर्स फ्रॉम 47 कंट्रीज और पहले इसके ये नॉमिनेट हुए थे फॉर दिस ग्लोबल अवार्ड आफ्टर विनिंग द 2023 इंडिया अवार्ड, फाइन। तो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, ग्रोथ, पर्पस एंड इम्पैक्ट। तो इस साल के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया, आंसर है वेलायन सुबिया। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में सुना होगा जरूर, लेकिन अब LAM भी न्यूज में आ गया है। ये क्या है, लार्ज एक्शन मॉडल, ठीक है। तो एंटरप्राइज जो है वो ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट करते हैं लार्ज एक्शन मॉडल्स को, जो कि एक एडवांस्ड AI मॉडल्स हैं जो कि बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्स गोल्स को वाया द नेचुरल लैंग्वेज और ऑटोनोमस तरीके से वो टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जो लार्ज एक्शन मॉडल्स हैं ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को इंटीग्रेट करते हैं विद लॉजिक एंड रीजनिंग टास्क के एग्जीक्यूशन के लिए और ये यूटिलाइज करते हैं डीप लर्निंग और रिइंफोर्समेंट लर्निंग को फ्रॉम वास्ट डेटा सेट अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। क्या इसका एप्लीकेशन है, लाइक पर्सनल असिस्टेंट्स एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन सारे सेक्टर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लार्ज एक्शन मॉडल्स जो आजकल चर्चे में है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ यहाँ सीख के जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल फीस, ओके। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब
कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Hudson signing off.